गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आलोक धर्मा का पतंग। पतंग पढ़ाना है, ठीक है। तो पहला जो मैंने पढ़ा दिया है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, है ना। मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की लहर बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। तो कहते हैं कि इसमें ये मतलब प्रसंग में लिखेंगे कि लेखक ने मतलब जो काव्यांश है ये, तो कवि ने क्या किया है, कवि ने बाल मन की कोमलता और उनके मधुर क्रियाकलापों का वर्णन किया है। मतलब बाल मन की कोमलता मतलब मनुष्य के मन में, बच्चों के मन में कैसे कोमल भाव होते हैं, तो बच्चों के मन की कोमलता और उनके मधुर क्रियाकलापों का उन्होंने वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि बच्चे जितने कोमल होते हैं, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होता है, जो रुई होती है, रोटी कितनी सॉफ्ट होती है ना, कोमल होती है। उसी प्रकार से मन की भावनाएं भी जो होती हैं, बच्चों के मन की भावनाएं भी कोमल हुआ करती हैं। तो कहते हैं कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल होती हैं उनकी भावनाएं। जितने कोमल होते हैं उतनी ही कोमल होती हैं उनकी भावनाएं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मतलब उनकी भावनाओं से उनकी भावनाएं ऊंची उड़ान के लिए व्याकुल होती हैं। मतलब बेचैन पैरों के पास, पैर बेचैन है किसके लिए, उड़ने के लिए। तो लिखते हैं ऊंची उड़ान के लिए वे व्याकुल होते हैं। वो पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाते हुए जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मतलब बेसुध मतलब उनको सुध ही नहीं रहती है कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। तो पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाते हुए जब वे दौड़ते हैं तो छतों की जो कठोरता होती है वो भी उनको रोक नहीं पाती हैं। उनकी मतलब जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बेसुध होकर के, मतलब उन्हें सुध ही नहीं होती है कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, तो मतलब उनके जो कठोरता जो होती है, मतलब पूरी पृथ्वी पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं और पृथ्वी जो छतों की जो कठोरता होती है वो भी उनको रोक नहीं पाती है। और दिशाओं को मृदंग की लहर बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से। दिशाओं को मृदंग की लहर बजाते हुए कहते हैं कि उनकी किलकारियाँ सब दिशाओं में, तो उनकी जो किलकारियाँ होती हैं, मतलब जब वो कूदते हैं, फांदते हैं, छतों की ओर दौड़ते हैं रंग उड़ाते हुए, तो उनकी जो किलकारियाँ होती हैं, मतलब जो उनकी आवाज़ें होती हैं, खुशी की जो बातें होती हैं, मतलब खुशी जो उनके मन के अंदर होती है दूर दिशाओं तक भी सुनी जा सकती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं और एक दूसरे से इन बच्चों का क्या होता है, जब एक ओर से दूसरी ओर डाल की तरह लचीले बेग से, वृक्ष की डाल पर लचीले, वृक्ष की जो डाल होती है उसमें लचीलेपन का एहसास होता है। तो बच्चे जो हैं चारों तरफ कहते हैं कि उनकी किलकारियाँ जो हैं दूर दिशाओं में भी सुनी जा सकती हैं, जो कभी कभी क्या कहती हैं, कभी कभी मृदंग का एहसास देती हैं। और ये बच्चों की बात चेष्टाएँ हृदय को सहज ही आकृष्ट कर लेती हैं। देखिएगा, फिर से देखिएगा एक बार। कवि कहता है कि बच्चे जितने कोमल होते हैं उतनी ही उनकी भावनाएं भी कोमल होती हैं। और ऊंची उड़ान के लिए पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे ऊंची उड़ान के लिए व्याकुल हो जाते हैं जब वे दौड़ते हैं बेसुध। वे अपनी पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाते हुए छतों को भी नरम बनाते हुए, पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाते हुए, मतलब छत जैसी कठोर, छतों की जो कठोरता होती है वो भी उनको रोक नहीं पाती है। दिशाओं को मृदंग की लहर बजाते हुए उनकी किलकारियाँ जो होती हैं वो मतलब इतने खुश होते हैं कि उनकी जो किलकारियाँ हैं दिशाओं में भी गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं। जब वे पेंग और मतलब दिशाओं में भी गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं, जो कि क्या करते हैं, कभी कभी मृदंग का भी ऐसा आवाज़ देती है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से हंसकर। इन बच्चों का एक
इन बच्चों का एक ओर से दूसरी ओर जाना, एक ओर से दूसरी ओर जाना वृक्ष की डाल के लचीलेपन का एहसास देता है। एक डाल से मतलब बच्चों का एक ओर से दूसरी ओर आना वृक्षों की डालियों के लचीलेपन का आभास देता है, आभास देता है। तो कहते हैं इनकी भाषा कैसी है, बिल्कुल देखिए वो भाषा बिल्कुल कैसी है, सिंपल भाषा है, बिल्कुल सरल और सहज भाषा है इनकी। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। और लिखेंगे इसमें पृथ्वी घूमती हुई आती है, और वे पृथ्वी घूमती हुई आती है पेंग भरते हुए चले आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है, तो था में भी ई की मात्रा, ई में घूमती में भी, हुई में भी, आती में भी, तो मतलब इसमें स्वर मैत्री है। क्या लिखेंगे, इसमें स्वर मैत्री है। पृथ्वी घूमती हुई आती है और भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरते हुए लिखेंगे, पेंग भरते हुए चले आते हैं, इसमें आएगा स्वर मैत्री, इसमें भी स्वर मैत्री है और इसमें भी स्वर मैत्री है। और बच्चों के जो किलकारियों की जो तुलना है, बच्चों की जो किलकारियाँ कुछ होते हैं, बच्चों की किलकारियों की तुलना इससे कर दी गई है, मृदंग से कर दी गई है। बच्चों की किलकारियों की तुलना मृदंग से कर दी गई है। और पतंग की जो उड़ान होती है, कहते पतंग जो उड़ रही होती है, पतंग की जो उड़ान होती है बच्चों की कोमल भावनाओं को उनको सहज ही प्रकट करने वाली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भाषा सरल और सहज है। इसमें तत्सम तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है, पेंग भरते हुए चले आते हैं, इसमें स्वर मैत्री है ना। बच्चों की किलकारियों की तुलना जो है, बच्चों की किलकारियों की तुलना मृदंग से कर दी गई है, मृदंग से कर दी गई है। पतंग की जो उड़ान होती है बच्चों की बाल मन का मतलब बच्चों की कोमल भावनाओं को सहज ही प्रकट करती है। बच्चों की कोमल भावनाओं को सहज ही प्रकट करती है, ठीक। अब देखिएगा, लिखा है छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों मीन्स क्या होता है, रंध्रों के साथ, रंध्रों मीन्स होता है छेदों, रंध्रों मीन्स रंध्र मीन्स होता है छेद, और महज अपनी रंध्रों के सहारे। यहाँ पर लिखा है पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। महज मीन्स होता है केवल एक धागे के सहारे ही उनकी कोमल भावनाओं को बांध लेती हैं, ठीक। तो लिखेंगे छतों के खतरनाक किनारों पर। कहते हैं इसमें जब शरद का कवि कहता है कि जब शरद का आगमन होता है, शरद के आगमन के साथ साथ में बच्चों के हृदय में उठती उमंगों का और उनकी निडरता का वर्णन किया गया है। बच्चों की मतलब बच्चों के हृदय में उठने वाली जो भावनाएं हैं और उनकी कोमल मन की जो निडरता है उसका वर्णन किया गया है। कब किया गया है, शरद आगमन के समय। शरद आगमन के समय बच्चों के हृदय में उठती उमंगों का और उनकी निडरता का वर्णन किया गया है, ठीक। अब देखिएगा, हम लोग इसकी बताते हैं आपको इसकी व्याख्या। छतों के खतरनाक किनारों तक कवि कहता है, कवि कौन, आलोक धर्मा जो है, कवि कहते हैं कि शरद के आगमन के साथ ही बच्चे क्या करते हैं, पतंगों को उड़ाने लग जाते हैं। शरद का आगमन होता है और बच्चे पतंगों को उड़ाने के लिए लग जाते हैं। वे पतंगबाजी में छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। कहते हैं पतंग उड़ाने लग जाते हैं और पतंगबाजी में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं, मतलब इतना उसी में रम जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है कि इसमें बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है ना, कि हम नीचे गिर जाएंगी। तो कहते हैं पतंगबाजी में वे इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों तक का एहसास भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं रहता है। वे पतंग की ऊंचाइयाँ क्या है, उससे उन्हें उनकी ही रोमांचित शरीर का संगीत
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कहते हैं पतंग की जो ऊंचाइयां हैं और उनकी डोर, धागा में से होता है डोर, तो पतंग की ऊंचाई और उनकी डोर ही, पतंग की ऊंचाइयां और उसकी जो डोर होती है वही उनका एकमात्र सहारा होती है। पतंग उड़ाते समय उनका रोमांच ही उन्हें हर आने वाले खतरनाक उस समय गिरने से बचाता है। उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहते हैं पतंग की ऊंचाइयां और उनका मतलब एकमात्र उनका सहारा होती हैं। तो पतंग उड़ाते समय उनका जो रोमांच होता है, जो उनके अंदर खुशी होती है, वही उन्हें हर आने वाले खतरों से बचाती है। तो कवि कहना चाहता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ रहा होता है। जैसे जैसे पतंग उड़ती है तो उनका बाल मन भी उसी के साथ में उड़ रहा होता है। उनके मन में भी बुलंदियों को छूने की उमंगें उठती हैं। जिस प्रकार से पतंग ऊंची ऊंची चली जाती है तो वो सोचते हैं हमारा मन भी उन्हीं प्रकार की बुलंदियों को छू जाए। बच्चों के उर्वर मन में निरंतर नई कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। कि बच्चों के जो उर्वर मन होता है, बच्चों के मन में जो उपजती हुई, बच्चों के मन में जो नई नई कोमल भावनाएं उपजती हैं, मतलब पैदा होती हैं। बच्चों के हृदय में जो नई जो भावनाएं पैदा होती हैं, नई कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। देखिएगा, कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ ही बच्चे पतंगों को उड़ाने लग जाते हैं। वे पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो कहते हैं वे पतंगबाजी में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक जो किनारे हैं उनका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता कि हम नीचे गिर जाएंगे। ऐसे में पतंग की जो ऊंचाई ऐसे में क्या होता है, पतंग की ऊंचाई और उसकी डोर, तो वही उनकी एकमात्र सहारा होती है। पतंग को उड़ाते समय उनका रोमांच, उनका रोमांच जो होता है, रोम में मतलब रोमांच मतलब होता है उनके रोम में जो खुशी का एहसास होता है, वही उन्हें आने वाले खतरों से बचाता है। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो कवि कहना चाहता है कि उनका बाल मन भी पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहा होता है, और उनका मन भी बुलंदियों को छूने की उनके मन में भी उमंगें उठती हैं। बच्चों के उर्वर मन में होता है, बच्चों के मन में जो उपजती हैं, बच्चों के मन में जैसे लिखते हैं उर्वर और ऊसर जमीन होती है, और उर्वर मतलब जो उपजाऊ होती है। तो इसमें लिखा है बच्चों के उर्वर मन में मतलब बच्चों के हृदय में जो नई भावनाएं उपजती हैं, निरंतर नई कल्पनाएं जो है पैदा होती रहती हैं। अब इसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है तो इसमें लिख देते हैं विशेष क्या है, भाषा आपको पता ही है, सरल सहज है, भाषा सरल और सहज है, ठीक है ना। और तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें भी। और लिखेंगे कि लिखेंगे भावों की अभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है। भावों की अभिव्यक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। भावों की अभिव्यक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। पहले लिखेंगे भाषा सरल सहज है, भाषा है इनकी, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। और लिखेंगे भावों की अभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है। और नंबर 4 में आएगा मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार मतलब होता है पतंग का मनुष्य के मन की भावनाओं के साथ में, तो मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक, अब देखिएगा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।
तो इसमें बताया गया है जब वे कभी गिर जाते हैं छतों के खतरनाक और बच जाते हैं तभी, तो लिखें कि इसमें मतलब आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है, क्योंकि जैसे अंधेरे के बाद में उजाला आता है, दिन के बाद में रात होती है, उसी प्रकार से आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर इसमें बल दिया गया है। कहते हैं शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही, जब शरद ऋतु का आरंभ होता है तो बच्चे क्या करते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, और वहाँ जाकर के पतंग उड़ाते हैं। और पतंगबाजी में अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तभी, तो कहते हैं जब वे पतंग शरद ऋतु का आगमन होते ही बच्चे जो है छतों पर चढ़ जाते हैं, वे वहाँ जाकर के पतंग उड़ाते हैं। और पतंगबाजी में वो इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें छतों के जो खतरनाक किनारे हैं उनका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। ये बच्चे कभी छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर जाते हैं और बच भी जाते हैं और छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो अधिक निडरता से तो क्या करते हैं, तो वे और भी अधिक निडरता से पतंग को उड़ाने में लग जाते हैं, पतंगबाजी करने लग जाते हैं और भी निडर होकर के पतंगबाजी करने लग जाते हैं। सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो देखिएगा कि पतंगबाजी मतलब और भी निडर होकर के वे पतंगबाजी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वे पहले से भी अधिक पतंगबाजी में रम जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है एक बार गिर गए हैं तो बच ही गए हैं। तो उनके मन में एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया, आशावादी दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है। तो शरद ऋतु की सुनहली धूप में जब शरद ऋतु की सुनहले सूरज के सामने आते हैं, जब शरद ऋतु की सुनहली धूप निकलती है, मतलब सुनहली धूप मतलब सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है, तो शरद ऋतु की सुनहली धूप में वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भरते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अपनी कल्पनाओं में उड़ान भरते हैं। परोक्ष रूप से ये बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। मतलब घने अंधकार के बाद में सुनहले प्रकाश के आने का वे संदेश भी देते हैं। ठीक, कहते हैं शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही बच्चे क्या करते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी में वे इतने मगन हो जाते हैं कि इन्हें छतों के खतरनाक किनारों का भी ध्यान नहीं रहता है। और बच्चे यदि कभी और बच जाते हैं, तब यदि वे वहाँ से बच भी जाते हैं तो क्या है, और भी निडर होकर के ये पतंगबाजी करने लग जाते हैं। तो सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहते हैं जब शरद ऋतु का आगमन होता है, शरद ऋतु की सुनहरी धूप में वे अपनी कल्पनाओं की उड़ान को भरने लग जाते हैं। और ये बच्चे घने अंधकार के पश्चात सुनहले प्रभात के आने का संदेश भी देते हैं। मतलब सुनहले मतलब क्या है, रात है तो दिन भी आएगा, सुबह हुई तो शाम भी हो, मतलब सुनहले मतलब सुनहली जो सूरज की जो धूप होती है, वे अपनी कल्पनाओं की उसमें उड़ान भरते हैं। और क्या करते हैं बच्चे घने अंधकार के पश्चात में सुनहरे सूरज के आने का संदेश भी देते हैं। कहते हैं यहाँ पर मतलब आशावादी दृष्टिकोण अपनाई गई है। कोई बात नहीं, गिर गए हैं तो उड़ जाएंगी, है ना, चोट लग जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो क्या होते हैं, और भी निडर होकर के वे पतंगबाजी करते हैं। और शरद ऋतु जब आती है तो सुनहले सूरज के समय सुनहरी धूप जब आती है तो अपनी कल्पनाओं की ये उड़ान को भरते हैं और घने अंधकार के पश्चात प्रभात के आने का सुनहले प्रभात के आने का ये संदेश भी देते हैं। तो नंबर 1 में लिखेंगे भाषा सरल और सहज है। नंबर 2, इसमें आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। क्या लिखेंगे, भावों की अभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है ना। तब तो लिखेंगे छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो
ता और ता यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है। और निडर, निडर होकर, निडर होकर में, निडर होकर और तब तो में आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और बच्चों के सास का यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों के सास का सुंदर चित्रण किया गया है। पहले आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं, सिर्फ आप लिखिएगा भाषा सरल और सहज, भाषा सरल और सहज है और तत्सम तद्दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तब तो और निडर होकर में अनुप्रास अलंकार है। आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और लिखेंगे बच्चों की निडरता का, बच्चों की जो बच्चे निडर हैं, जो बच्चों की निडरता का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों की निडरता का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक, ओके। तो ये जो हैं 1 2 1 2 3 4 एंड 4, ये 4 दिए हुए थे पतंग, पतंग में। तब देखिएगा, अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सबसे तेज बौछारी गई भादो गया के में प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कहते हैं अपने शब्दों में करिए। तो कहते हैं वर्षा ऋतु के बाद 2 महीने आते हैं, सावन और भादो, जिनमें क्या होता है, उनमें तेज बौछारें आती हैं, बहुत तेज बौछारें आती हैं। सारी प्रकृति जो होती है जल ही, सारी प्रकृति में जल ही जल दिखाई देता है, मतलब सारी प्रकृति जलमग्न हो जाती है। और उसमें क्या होता है, उसके बाद में होता है शरद ऋतु का आगमन होता है। तो प्रकृति में जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति में बदलाव आना स्वाभाविक हो जाता है। तो प्रकृति में बदलाव आना मतलब शुरू हो जाता है। सूर्य जो होता है दक्षिण दिशा में चला जाता है। उसमें प्रातः का, जब सूर्य दक्षिण दिशा में चला जाता है तो प्रातःकाल की लाली जो है और भी अधिक बढ़ जाया करती है। और धूप जो कैसी होती है, धूप अधिक चमकीली हो जाती है, चमकीली मतलब तेज हो जाती है। और रंग बिरंगे, जब रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो उन पर तितलियाँ मंडराती हैं। चारों दिशाओं दूर दूर तक, चारों जो दिशाएं हैं दूर दूर तक साफ साफ देखी जा सकती हैं। प्रकृति में तो कहते हैं प्रकृति में अजीब सा आकर्षण दिखाई देता है। फिर भी देखिएगा, कहते हैं वर्षा ऋतु के बाद में तेज बौछारें आती हैं। वर्षा ऋतु के बाद में क्या आता है, सावन भादो आता है। सावन भादो में तेज बौछारें आती हैं। सारी प्रकृति जो होती है जलमग्न हो जाती है। शरद ऋतु का उस समय आगमन होता है। प्रकृति में बदलाव शुरू होता है। सूर्य कहाँ चला जाता है, सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है। सूर्य के दक्षिणायन में जाने से प्रातःकाल की जो लाली है वो बढ़ जाती है। सूर्य का जो तेज होता है अधिक हो जाता है, मतलब चमकीलापन आ जाता है। चमकीलापन मतलब सूर्य का तेज अधिक हो जाता है। और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, उन पर तितलियाँ मंडराती हैं। चारों दिशाएं दूर दूर तक साफ देखी जा सकती हैं। और प्रकृति में एक अजीब सा आकर्षण दिखाई देने लग जाता है। तो ये लिखा है, ये प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने बताया है, ठीक है ना, कवि ने बताया, उसका वर्णन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, बिंब स्पष्ट करिए। लिखा है बिंब स्पष्ट करो। सबसे तेज बौछारें गई, बिंब स्पष्ट करिए। तो इसमें तेज बौछारें और भादों के जाने से, शरद ऋतु आने से, शरद ऋतु के द्वारा पुल पार करने से, साइकिल तेज चलाने से, जोर जोर से घंटी बजाने से गतिशीलता का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब का वर्णन किया गया है। देखिए, वो कहते हैं कि आलोक धर्माकृति, ये जो कविता है इसकी है, पतंग जो है एक बिंब रचना प्रधान कविता है। शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो इसके बिंब का सुंदर चित्रण किया गया है। वर्षा ऋतु की बौछारों और भादों के जाने का, शरद ऋतु में पुलों को पार करने का, साइकिल तेज चलाने का, जोर जोर से घंटी बजाने में गतिशीलता का चित्रण किया गया है। और आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब का वर्णन, मतलब वर्णन जो किया गया है उसकी सुंदर योजना बन पड़ी है, मतलब सुंदर
आकाश को मुलायम बनाने में स्पर्श बिंब की योजना जो है सुंदर बन पड़ी है। ठीक, लिखा है जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें, कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है? कपास से बच्चों का संबंध बनता है उनकी कोमल भावनाओं से मिलता है। जिस प्रकार से कपास क्या होती है? रुई होती है। जिस प्रकार से रुई हल्की होती है, उसी प्रकार से बच्चों का जो मन होता है स्वच्छ और कोमल होता है। उनकी भावनाएं कोमल भावनाएं होती हैं, नरम होता है। उनका मन भी उसी प्रकार से नरम होता है। उनका क्या होता है? हम ये संबंध कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत, सबसे पहले शिशु का जब जन्म होता है तो शिशु के जन्म के उपरांत सबसे पहले घुट्टी कपास के द्वारा ही दी जाती है। जो उनको घुट्टी पिलाई जाती है तो वो कहते हैं कपास के द्वारा ही दी जाती है, मतलब रुई के द्वारा ही दी जाती है। इसलिए कवि ने क्या किया है? कपास को नाजुकता के कारण बच्चे से इसका संबंध जोड़ दिया गया है, कपास के साथ। कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं बच्चों की कोमलता का कपास के साथ मतलब प्रतीक जोड़ा गया है। कपास होती है रुई जो होती है बिल्कुल नरम होती है, तो बच्चों की जो कोमल भावनाएं होती हैं वो भी नरम होती हैं। बच्चों की कोमल भावनाएं नरम होती हैं, स्वच्छ होती हैं और उनकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं। कहते हैं कि बच्चों का जब जन्म होता है तो उन्हें जो घुट्टी पिलाई जाती है, घुट्टी देते हैं, तो वो भी किससे दी जाती है? कपास की तरह दी है। कपास मतलब रुई जो इतनी कोमल होती है उसी के साथ दी जाती है। इसलिए कवि ने क्या कहते हैं? कपास का नाजुकता, इसलिए कपास के अगर नाजुकता के कारण मतलब कपास का नाजुकता के कारण बच्चे के साथ में इसका संबंध उन्होंने जोड़ दिया। ठीक, देखिए लिखा है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो कहते हैं बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो इतने मस्त रहते हैं कि उनकी डोर के सहारे ही अपने शरीर का संतुलन बनाए। इस प्रकार से आसमान की ऊंचाइयों की हदों को छोड़ करके, आसमान की जो ऊंचाइयां हैं, आसमान की ऊंचाइयों की हदों को छोड़ करके वे मतलब छूना चाहती हैं। उसी प्रकार से बाल मन भी, पतंग मतलब जो पतंग होती है आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ करके और भी आगे बढ़ना चाहती है। उसी प्रकार से बाल मन भी क्या करता है? बच्चों का मन भी इन ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। पतंग की जो उड़ान होती है उनके लिए रंग बिरंगे जो सपने होते हैं, रंग बिरंगे सपनों के समान होती है, जिससे वे चंचल मन जो होता है उसी में खो जाता है। इसलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही है। बच्चों के उड़ने की बात मतलब बच्चे उड़ाते समय स्वच्छ मन से इतने मस्त हो जाते हैं कि छतों की ऊंचाइयां भी उन्हें रोक नहीं पाती हैं। तो कहते हैं छत पर उनकी डोर के सहारे पतंग की डोर के सहारे वे अपना संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार से पतंग की ऊंचाइयां आसमान की हदों को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहती हैं। ठीक उसी प्रकार से बाल मन भी क्या करता है? बाल मन भी इन ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। इसलिए पतंग की उड़ान जो होती है उनके लिए रंग बिरंगे सपने के समान होती है। रंग बिरंगे जो होते हैं सपने के समान होती है। ठीक, अब इसमें देखिएगा जैसे लिखा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य होता है? कहते हैं पतंगबाजी करते हुए जब बच्चे जो हैं छतों पर दौड़ते हैं, जब बच्चे पतंगबाजी करते हैं और बच्चे पतंगबाजी करते हुए जब छतों पर दौड़ते हैं तो वे क्या करते हैं? एक दूसरे से होड़ लगाते हैं कि तुम्हारी पतंग कितनी ऊंची जाएगी और हमारी पतंग कितनी ऊंची जाएगी, है ना। तो वे एक दूसरे से होड़ लगाते हैं और होड़ लगाते हुए वे किलकारियाँ मारते हैं और ऐसी आवाज़ें सुनाई पर और उनकी जो किलकारियाँ हैं उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मृदंग बज रहा हो, मानो क्या हो गया हो, मानो जैसे मृदंग की आवाज़ आ रही हो, जैसे कि मानो मृदंग बज रहा हो।
तो जब पतंग सामने होती है तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? ठीक है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? कहते हैं जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए, मतलब छतों पर दौड़ते हैं हम लोग, तो छतों की कठोरता जो है हमें कभी भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब पतंग उड़ाते हैं तो उसका ध्यान, जो हमारा जो ध्यान होता है, मतलब पूरा ध्यान हमारा पतंग की ओर ही लगा रहता है, पतंग की ओर लगा रहता है। और पतंग को पाने के लिए हम मतलब अपना जितना साहस होता है, साहस से भी आगे बढ़ कर के मतलब उसकी सीमा तक जा सकते हैं, दुस्साहस की सीमा तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक, क्या हुआ? दुस्साहस की सीमा तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इनको लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट डे। ओके बेटा, थैंक यू।